तो बच्चों, फ्री फॉल जो है बेसिकली ये आपने टॉपिक ओ लेवल में आईजीसीएसई में भी पढ़ा है, तो इसको ज़्यादा हम जी सर। डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। जो बेसिक्स चीज़ें जो एएस में ज़्यादातर यूज़ होंगी ना, हम उन पॉइंट्स पे आएंगे। तो फ्री फॉल बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, एनीथिंग विच इज़ मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि कोई भी चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करती है, अर्थ की ग्रेविटी। सो जी एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन एयर, देखें हम दो तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड विदाउट एयर। हमें जो देखना है वो विदाउट एयर देखना है, क्योंकि जब भी अर्थ के नियर टू अर्थ बॉडी की मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस आती हैं। एक तो उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटी होती है, और एक उसके अपोजिट फोर्स होती है जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स। जी सर। तो जी जी। हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि जिसमें ड्रैग फोर्स या एयर का इफेक्ट हम जीरो सपोज करें, बॉडी जस्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो किसी भी चीज को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन पुल होगा उसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आएगी। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ कांस्टेंट चेंज irrespective of its mass। बेसिक हैवी ऑब्जेक्ट जी हो सर। या स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी स्पीड में जो चेंज आएगी वो सेम रहती है। और उसकी वैल्यू क्या आती है? वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका बेसिकली इसकी मैं अच्छा डेफिनेशन जो ये आपने नोट्स भेजी हुई है यही वाली लिख लूँ ना बस। हाँ, डेफिनेशन ये लिख लें वर्टिकल आप साथ। मोशन। हाँ, इसके साथ डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड, सो इट्स स्पीड विल रिड्यूस। इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, और इट विल मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और इसको बाजू का न्यूटन पर केजी भी कहते हैं, जी की दो यूनिट यूज होते हैं, 9.81 न्यूटन पर केजी। So the motion of body just under the action of gravity is called free fall। फ्री फॉल का मतलब यही है कि वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रही है, मूव कर रही है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज एक्सेलरेट इफ if moving in a gravitational field। Do you know about gravitational field क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड जी, सर किया हुआ है लेकिन अभी थोड़ा वो है। चलो मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशन फील्ड की भी डेफिनेशन लिख लें एक साइड पे। द रीजन अराउंड द रीजन अराउंड द एक अर्थ। सेकेंड। ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन अराउंड द अर्थ in which द रीजन अराउंड द अर्थ इन in विच। which other objects can be attracted by the earth। इन विच डायग्राम, अदर ऑब्जेक्ट्स। can be attracted by the earth। ठीक है, इसकी डायग्राम भी बेशक बना लें। लेट्स सपोज दिस इज जी अर्थ, और अर्थ का वो रीजन या वो रेंज जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जी। मतलब एक तरह से आप ठीक है समझ लें कि बाउंड्री है अर्थ के अराउंड, रेंज है उसकी अट्रैक्शन की। अगर इस रेंज से ऑब्जेक्ट, फर्ज करें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सर जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है कि एक इतना एरिया जिसके अंदर मैग्नेट दूसरा जो है वो उसे अट्रैक्ट कर पाए। एग्जैक्टली देयर आर बेसिकली थ्री फील्ड्स, ग्रेविटेशन फील्ड, जी मैग्नेटिक फील्ड
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे कोर्स में हमने ये 3 फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक हो गया? मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। तो ये तीनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें कि इट इज अ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज एक्सेलरेट इफ मूविंग इन ग्रेविटेशन फील्ड, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 न्यूटन पर केजी। जी सर। यहाँ तक मुझे बता दें, एवरीथिंग इज क्लियर? जी सर। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे बच्चे इसमें मोशन, बॉडी की मोशन दो तरह से हो सकती है। एक तो नीचे से ऊपर जाएगी, अपवर्ड मोशन हो, तो उसकी स्पीड पे क्या चेंज आएगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, उसके एक्सेलेरेशन पे फर्क क्या पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज़ें देखनी है। तो पहले हम ये कहते हैं कि वी सपोज दैट द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। जब भी आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो शुरू में ये इसकी जो स्पीड है u, इट्स इनिशियल स्पीड, दिस विल बी मैक्सिमम, एंड दिस विल जी, स्पीड विल स्टार्ट टू डिक्रीज एज इट इज जैसे मूविंग। जैसे ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड कम होती जाएगी। क्योंकि वो ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, सही लिखा एग्जैक्टली हुआ भी है। एग्जैक्टली, ये सारा लिखा हुआ है कि स्पीड विल डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड डिसेलरेशन बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग, एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन। जो स्पीड अब कम हो रही है वो किस रेट से कम होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जी। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड, मतलब ऑपोजिट होगी। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। जी। ठीक है? और जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो वहां पे स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगी, सो v इज जीरो, एंड बॉडी विल कम टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट एट मैक्सिमम हाइट, एंड देन इट विल स्टार्ट टू मूव डाउन। ठीक है? ठीक है सर। दोबारा सुन लें। जी जी। जब भी नीचे से ऊपर जाएगी तो स्पीड शुरू में ज़्यादा होगी, वो कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन जो है वो डिसलेशन बनेगा। डिसलेशन का वैल्यू कितनी होगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी अपोजिट, मतलब बॉडी नीचे से ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। और एट द टॉप स्पीड बिकम जीरो, इट विल बिकम इनटू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, एंड देन मूव डाउन। ये तो है नीचे से ऊपर जाते हुए। और इसके अपोजिट क्या काम होगा, इफ द बॉडी इज मूविंग अप टू डाउन, मतलब डाउनवर्ड मूव कर रही है। जी। तो अब इसकी जो चेंजेस आएंगी वो देख लें। शुरू में क्योंकि बॉडी रेस्ट में होगी तो इनिशियल स्पीड जीरो होगी, और जैसे ही वो नीचे मूव करेगी तो स्पीड स्टार्ट टू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। जिस तरह से वो डिक्रीज हो रही थी इसी तरह से कांस्टेंट रेट में वो इंक्रीज होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड तो स्क्वायर। सबसे ऊपर जीरो होगी, हाँ जी, फिर इनिशियल जीरो इंक्रीज, होगी, और फाइनल जो होगी वो फाइनल मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है सर। ठीक है? और इसमें हाइट जो है डिक्रीज होगी और स्पीड इंक्रीज होगी, और इसकी और वैल्यू इसकी यही होगी, एक्सेलरेशन। 9.8 मीटर पर सेकेंड। या अगर ड्रैग फोर्स होगी या रेजिस्टेंस सपोज करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो राउंड ऑफ करके यूज करेंगे आप, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है? जी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उन पे क्या इफेक्ट होगा। पहले हम डाउनवर्ड मोशन में देखते हैं। डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा था, इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनिशियल स्पीड नीचे से ऊपर जाते हुए या ऊपर से नीचे आते हुए क्या थी, ऊपर से नीचे जब आ रही है तो इनिशियल स्पीड जीरो थी, जी जी। तो जीरो पुट कर दिया तो v इज इक्वल टू जी टी। अब आप ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं जब आप फ्री फॉल की बात कर रही हो। जी। ठीक है? तो अब पूरी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये याद कर लें फॉर फ्री फॉल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें भी यू जीरो हो जाएगा, तो जहाँ पे यू जीरो होगा वो सारा फैक्टर जीरो बन जाएगा।
सो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू 1/2 GT²। अच्छा, इसमें साथ साथ आप ये देखते जाएं बच्चे, इसमें दो वेरिएबल बनेंगे, v एंड t। g is supposed to be constant, या g is supposed to be the gradient। सर वो तो क्योंकि जी इसमें एक्सेलरेशन क्योंकि सेम आ रही है ना। एग्जैक्टली अभी हम इसके ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। ये ए लेवल की थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है सर। जो ए से आई जी से हट के है थोड़ी सी। अच्छा, इसी तरह से इसमें भी दो वेरिएबल होंगे, 1/2 और जी कांस्टेंट है, तो इसका एच और टी स्क्वेयर में ग्राफ बनेगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ ठीक है सर। मोशन में, जी कुछ पूछें। नहीं नहीं सर, बस जी बोल रहा है। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2AD इज इक्वल टू v² माइनस यू स्क्वेयर, यू जीरो हो जाएगा। सो इक्वेशन अब बन जाएगी 2GH इज इक्वल टू v²। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से ठीक होंगे, है सर। हाइट एंड v²। सर डी, ये ऊपर 2AD लिखा हुआ है। G2AD, 2AS लिखते हैं ना, डिस्टेंस। जी जी। तो डी वो डिस्टेंस हमने हाइट ले लिया, ठीक है ठीक है। हाइट ले ली है, तो यहाँ पे हाइट और v के दरमियान ग्राफ बनेगा। अब हम नेक्स्ट पेज यस पे सर। चलते हैं। जी बच्चे, ये ग्राफ नजर आ रहा है ना आपको। जी सर। अब देखें, फर्स्ट ग्राफ हमने जो इक्वेशन यूज की थी v और t की, v इज इक्वल टू GT। तो v और t दोनों सिंगल वैल्यूज है, मतलब इन पे स्केयर्स नहीं है ना, इनके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो फिर आपके पास ग्राफ के साथ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसका ग्रेडियंट g जो है वो किसको शो करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मिलेगा आपको। जी बेटा, ये समझ आ गया। जी सर, आगे एक मिनट में जरा ड्रॉ कर लूँ ये ग्राफ। हाँ हाँ, ड्रॉ कर लें। तो इसमें बेसिकली हम ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू g इंटू टी, and g is supposed to be the ratio between v to t। v is y coordinate, t is x coordinate। तो राइज ओवर रन के रूल के मुताबिक इसका जो ग्रेडियंट होगा v ओवर t, वो बेसिकली किसको शो करेगा, g को। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी सर, नेक्स्ट ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ में देखें। अब ये ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस और हाइट, टाइम, हाइट को डिस्टेंस ले हाइट, लिया। जी हाइट को डिस्टेंस है लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा हाइट कम होती जाएगी, और जितना का जी। टाइम कम होता जाएगा उतनी हाइट ज्यादा होती जाएगी। ये डाउनवर्ड्स वाली मोशन में है ना। जी डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो हाँ ठीक है, जितनी हाइट ज्यादा होती जाएगी हम्म, उतना बेसिकली के उतना टाइम टाइम कम, कम कम होता होता जाए, कम होता जाएगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा होती जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक अच्छा, इसी तरह से अब देखें तीसरा एक ग्राफ, अगर हाइट में और स्पीड में ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, तो फिर ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, कर्व शेप में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा, है। हाइट और स्पीड। हाइट और स्पीड में इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये तो कर्व होगा, ठीक है। स्पीड जो है ना एकदम से इंक्रीज नहीं करेगी और एकदम से डिक्रीज नहीं होगी, स्लोली इंक्रीज होगी जी और स्लोली डिक्रीज होगी। ठीक है सर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बस ये क्वांटिटीज याद रखनी है, उनकी ग्राफ की शेप याद रखनी है से। ये ठीक है सर। एक ग्राफ हमारे पास हाइट और टी स्क्वेयर में आएगा, ये जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, एस इज इक्वल टू हाफ GT²। उसमें UT जीरो हो ठीक है गया सर। था, वो ये गया। तो अब अगर आप हाइट में और टी स्क्वेयर में ग्राफ लेंगे, तो अब जो टी है वो
स्क्वायर के साथ चेंज आएगा, डिस्टेंस जी। में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो टाइम में ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है। ठीक है सर। मतलब अगर आप डिस्टेंस 2 रखते हैं तो टाइम 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 हो जाएगा। जी। इसी तरह से डिस्टेंस 3 रखते हैं तो टाइम 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। जी। ठीक है, तो उसका ग्राफ इसलिए इस तरह का बनेगा। यहाँ तक मुझे बता दिए, ग्राफ क्लियर हो गया। जी जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी तक हमने जो बात करी थी वो नो एयर, देयर इज नो एयर, उसमें बात कर रहे थे फ्री फॉल में। अब अगर हम ये जी। सपोज करें कि फ्री फॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फिर क्या फर्क पड़ेगा उस पर? तो फिर उसके ये लिए, रेजिस्टेंस आ जाएगी। जी बिल्कुल, एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर विल एक्सपीरियंस अ रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन और ड्रैग। फ्रिक्शन इन एनी फ्लूइड इज नोन एज विस्कस ड्रैग फोर्स। मतलब, अब सबसे पहले तो आप देखिए फ्लूइड क्या चीज है। फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू कुछ अनदर प्लेस। मतलब बेसिकली थ्रो करते हुए। थ्रो करते हुए, या अब देखिए गैस जो है, गैस इज आल्सो सपोज टू बी फ्लूइड, क्योंकि उसको भी जी। आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट कर सकते हैं, जी। फ्लो करती है। इसी तरह से एयर जो है वो भी फ्लो करती है, ब्लो करती है। या जी। लिक्विड जो है वो भी फ्लो करते हैं। तो लिक्विड एंड गैस collectively named as fluid, but जी। solid ठीक है सर। is not included in this category, क्योंकि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता, वो शिफ्ट होता है या ट्रांसफर होता है। जी। ठीक है, तो फ्लूइड इज द कलेक्टिव वर्ड फॉर द एनीथिंग विच कैन फ्लो। और कौन सी चीजें फ्लो कर सकती हैं? लिक्विड एंड गैस। और गैसेस, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी फ्लूइड, गैस और लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होगी या अपोजिंग फोर्स होगी, उसको आप बेसिकली नेम देंगे विस्कस ड्रैग फोर्स। ठीक है सर। मतलब कोई भी जो एयर के अंदर होगी, एग्जैक्टली, फ्रिक्शन एयर के अंदर होगी या फिर किसी भी फ्लूइड में, तो उसे लिक्विड के विस्कस अंदर कहेंगे, होगी, ठीक। उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे विस्कस ड्रैग फोर्स। तो ये कोई नई चीज नहीं है, विस्कस ड्रैग फोर्स ये भी फ्रिक्शन ही है। जैसे हम सॉलिड में जी। पढ़ते हैं ना, अपोजिंग फोर्स टू द फ्लो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जी। जी। तो जैसे सॉलिड में होती है, जैसे टायर और रोड में अपोजिंग फोर्स होती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, ग्राउंड फ्रिक्शन। तो इसी तरह से एयर में गैस के पार्टिकल्स में आपस में जो फ्रिक्शन होती है उसको कहते हैं विस्कस फोर्स। या ठीक है सर। लिक्विड जो है उसकी लेयर्स बना दें तो उसकी लेयर्स के अंदर इन दोनों लेयर्स की, दो लेयर्स, अगर मैं इस तरह से सपोज करूं, या आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं विस्कस का, कि फर्ज करें ये लिक्विड की लेयर्स बनी हुई है, जी। और लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी बीच में, ये मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, ये जो फ्रिक्शन होगी दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग फोर्स। ये जो क्या है, लेयर्स के बीच में जो। जी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। इसको लिख ले, एक साइड पे लिख, ठीक है, एक इसको सेकंड लिख सर। ले। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड एक सेकंड। इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग फोर्स। अच्छा, इसका एक और फ्रिक्शनल नाम भी, फोर्स फ्रिक्शनल बिटवीन फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड बिटवीन द लेयर्स of the ऑफ liquid लिक्विड is called इज कॉल्ड। viscous drag force। ठीक है सर। ठीक है, ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखें जो अक्सर यूज होगा, कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन सिंपल है, विस्कोसिटी। जी जी, ठीक है सर। ये तो वैसे भी पढ़ा हुआ है ये, एक, आई थिंक ओ लेवल्स में भी केमिस्ट्री ये में, वर्ड। हाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो शायद आपने, ओ लेवल में, हम्म। आईजीसीएसई में। तो बेसिकली ये वर्ड जो है ना, अगर यूज होते हैं तो कोई ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना इनसे। ठीक है सर। ओके जी।
इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये विस्कस फोर्स से ही थोड़ा सा रिलेट है, एक लॉ है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया है, एनी गैस और लिक्विड इज नोन एज फ्लूइड एंड इफ द हेलो। जी जी बच्चे, एक मिनट जरा, आवाज आ रही है ना आपको? जी सर, मैं ये नोट डाउन भी कर लेता हूँ, रुक जाए। हाँ हाँ, नोट डाउन को लेके। इसको लिख लें हम, एनी जी जी। एनी गैस और लिक्विड इज नोन एज फ्लूइड एंड द एयर if the fluid is air, फिर एंड लिख रहे इफ हैं द एयर, if the नहीं, fluid इफ द फ्लूइड इज इन एयर। is air, फ्लूइड जो है वो एयर ले रहे हैं, कॉमा डाल के द विस्कस ड्रैग इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसके लिए जो ड्रैग फोर्स है ये एयर रेजिस्टेंस है, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं और इस फार्मूला का नाम है स्टोक्स लॉ, STOCK, स्टोक्स लॉ। और इसका जी फार्मूला सर। हम यूज करेंगे, FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, वेयर 6 पाई कांस्टेंट। देखें FD किस चीज को शो करेगा, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स को। R इज द जी रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, मतलब एयर का कोई ड्रॉप आप, सॉरी वाटर का ड्रॉपलेट आप फॉल करवा रही हैं। V स्टैंड फॉर स्पीड और वेलोसिटी, एंड दिस सिंबल, इसको आप इस तरह से लिखते हैं, दिस वन, this is a Greek letter. It is pronounced as eta, ETA. ठीक है सर। एक से And मैं जरा ये लिख लूँ फॉर्मूला से। जी जी आप लिख लो। And eta is called constant of viscosity, which depends on the density of fluid. अब इसमें जो एक फैक्टर्स सेकंड। हैं 6 पाई ईटा एंड आर, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ड्रैग फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा, जी, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी एंड व्हिच इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड। जैसे अगर आपके पास हनी है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर पेट्रोल है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ा था कि एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड, जी पढ़ा था ना? जैसे आप जी गाड़ी जी में बैठे हुए हैं, गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में है, डाउन गियर्स में है, आप हाथ निकालते हैं, यू विल फील लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर। लेकिन इफ यू इन हाई स्पीड, मतलब 100 प्लस पे हैं, देन यू विल टेक आउट एनीथिंग आउटसाइड द विंडो, यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एयर। जी सर। सो वो जो एयर की स्पीड रेजिस्टेंस है, अपोजिंग फोर्स है, वो इंक्रीज करती है विद द स्पीड, और वो जो जी है वो इस फार्मूले से प्रूफ होती है, क्योंकि इसमें 6 पाई ईटा एंड आर, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, सो ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। जी ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना हो तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। ये तो होगी ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी की डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं डाउनवर्ड मोशन की तरफ एक दफा दोबारा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। पहले हमने विदाउट एयर की बात की थी, अब एयर के साथ हम बात करेंगे।
ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा जी वो जी देखेंगे, जो हमने फ्री फॉल मोशन में पैराशूटर्स या पैराट्रूपर्स की जो मोशन होती है, पैराशूट ओपन होता है फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा देखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप टू डाउन, जैसे पैराट्रूपर जो है वो जंप करते हैं एरोप्लेन से, शुरू में क्या जी जी होता है, शुरू में उसकी एक्सीलरेशन जो होता है 9.81 होता है, इनिशियल एक्सीलरेशन। और जैसे ऊपर से नीचे शुरू करता है मूव करना, तो इनिशियल स्पीड तो उसकी जीरो होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड इंक्रीज होती है। और क्योंकि यहाँ पे एयर भी मौजूद है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, शुरू में स्पीड कम थी, एयर रेजिस्टेंस कम थी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो एयर रेजिस्टेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज। शुरू में एयर रेजिस्टेंस जी जीरो होगी, फिर उसके बाद एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी, एंड एट अ सर्टेन टाइम air resistance become equal to the weight of the body, मतलब downward force would be equal to upward force, like is that weight is equal to r। ये पॉइंट भी चलता है, समझ आ रही है? क्या सर? ये पॉइंट समझ आया है कि weight is equal to air resistance। जी जी समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि weight तो चेंज नहीं होगा, weight तो उतना ही रहेगा, जी वेट तो सेम ही रहेगा। weight इतना ही रहेगा। एयर रेजिस्टेंस जो है ना शुरू में थोड़ी थी, फिर जैसी इसकी ज्यादा स्पीड स्पीड ज्यादा इंक्रीज होते होती होते जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ये रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, और एट अ सर्टेन टाइम एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू वेट। अब जी डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू हो गया अपवर्ड फोर्स के, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कांस्टेंट होती है? जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जी, सर कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट हो जाती है, वेरी गुड। और कांस्टेंट पे एक्सीलरेशन कितना हो जाता है? जीरो। जीरो, वेरी नाइस, क्योंकि एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो जी वेलोसिटी सर। कांस्टेंट होगी, सो एक्सीलरेशन विल बी जीरो। एंड दिस टाइप ऑफ velocity when weight is equal to air resistance, this is called terminal velocity। जी ठीक है। जी अच्छा, अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता था कि बॉडी इनिशियली स्टार्ट टू मूव, देन स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते हुए कांस्टेंट होगी, और उसके बाद जब पैराशूट ओपन होगा तो ड्रास्टिकली स्पीड डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट होगी। तो इसमें दो टाइम पे टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, दिस वन एंड दिस वन, पैराशूट ओपन होने से पहले और पैराशूट ओपन होने के बाद। So this is the graph जी of free fall motion in the presence of air। तो ठीक है इसको, सर। अब ये पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, देखिए शुरू में स्पीड विल इंक्रीज is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, drag force will also increase, net force will decrease, and acceleration will also decrease. At a stage will come when net force becomes zero, acceleration will be zero, velocity will be constant, which is called terminal velocity। ये चीजें लिख लिया आपने सब? ठीक है सर। जी सर सब कुछ लिख लिया है। गुड हो गया। तो ये एक हमारे पास फ्री फॉल का था छोटा सा टॉपिक। इसका एक सब टॉपिक रह गया है, उसमें जो है ना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि फ्री फॉल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका पेपर 2 जो है थ्योरी में भी आएगा, और पेपर 3 जो है ना एमसीक्यू, सॉरी प्रैक्टिकल, उसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है फ्री फॉल वाला। उसमें ये एक्सपेरिमेंट ठीक जो है सर। आगे मैं डिस्क्राइब कराऊंगा, वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से करना है। सो ठीक है दिस सर।
स्पीड विल बिकम कांस्टेंट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कॉल टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ तक जी हमारा सर। ये फ्री फॉल का इंट्रो कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अभी जी। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अब मुझे ये बता दें कि आप किस टाइम पे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। सर मैं नॉर्मली तो 5 to 6 ही अवेलेबल होता हूँ। असली में वो आपको पता है ना, रमज़ान है ज़रा, तो इफ्तारियों वगैरह की वजह से